रोजाना यूपी चुनाव का अपडेट जानने के लिए क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए जानते हैं आज की 10 बड़ी खबरों को। कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने शिवपाल पर कसा तंज, बोले चाचा भतीजे भले ही एक हो जाए मगर रहेंगे सत्ता से दूर। प्रदेश सरकार के प्रवक्ता व कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने शिवपाल सिंह के दावे पर पलटवार करते हुए कहा है, चाचा भतीजे के इस जोड़ी को प्रदेश की जनता 2017 के विधानसभा चुनावों में नकार चुकी है। अब दोनों भले ही एक हो जाए, 2022 के चुनाव में भी जनता उन्हें सत्ता से दूर ही रखेगी, क्योंकि प्रदेश फिर जंगल राज्य बने ये जनता नहीं चाहती है। रविवार को शिवपाल सिंह ने दावा किया कि अखिलेश अगर मुझे साथ ले ले तो सरकार बननी तय है। मैं भी चाहता हूं कि अखिलेश मुख्यमंत्री बने। शिवपाल ने सपा मुखिया अखिलेश यादव को सलाह भी दी कि हमारा और नेताजी का सम्मान करो व मुख्यमंत्री बनो। ये भी कहा कि विधानसभा चुनाव में कम समय बचा है, इसलिए अखिलेश जल्द से जल्द ये फैसला ले। शिवपाल सिंह के बयान पर सरकार के प्रवक्ता व कैबिनेट मंत्री सिंह ने कहा कि प्रसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह अपने भतीजे अखिलेश यादव को लेकर भावनाओं के भंवर में फंसते दिखते हैं। अखिलेश उनका सम्मान नहीं करते। प्रदेश की जनता ये जान चुकी है। रही बात अखिलेश यादव की, तो जनता उनकी सरकार की कुशासन को भूली नहीं है। सपा कार्यकर्ताओं में जोश भरकर पूर्वांचल में बदलाव का बिगुल फूंक गए अखिलेश यादव। समाजवादी विजय रथ यात्रा के स्वागत में हजारों की संख्या में मौजूद कार्यकर्ताओं के उत्साह को देख पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी अपने आप को रोक नहीं पाए। उनका हौसला भी आसमान छूने लगा। कोनी चौराहा पर कार्यकर्ताओं ने जैसे ही उन्हें गदा भेंट की, वह उससे लेकर रथ की छत पर चारों तरफ घूमकर लोगों का अभिवादन स्वीकार करने लगे। उन्होंने न सिर्फ कार्यकर्ताओं में जोश भरा बल्कि पूर्वांचल में बदलाव का बिगुल भी फूका। तभी तो करीब 18 मिनट के अपने भाषण में सबसे अधिक जोर बदलाव पर दिया। पूर्व मुख्यमंत्री का कहना था कि वादों से मुकरने वाली सरकार से जनता ऊब चुकी है। वह अभी सरकार बदलना चाहती है। नई सरकार बनेगी जो रोजगार, खुशहाली और सम्मान की होगी। इसके साथ ही जोशीले युवाओं का जोश और दुगना हो गया है। दरअसल उन्होंने अपने संबोधन की शुरुआत ही हमलावर अंदाज में किया। कहा कि ये जन समर्थन देख लग रहा है कि किसी को बुखार चढ़ा होगा तो किसी का बुखार उतर गया है। समाजवादी विजय रथ यात्रा में सपा कार्यकर्ताओं का उत्साह सड़कों पर दिखा। सबके सिर पर लाल टोपी थी। सब उत्साहित थे और अपनी पार्टी अध्यक्ष के रूप से रूबरू होना चाहते थे। यूपी की महिलाएं हर दिन जूझ रही बढ़ते अपराध पर प्रियंका गांधी वाड्रा ने अमित शाह को घेरा। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने शनिवार को राज्य में बढ़ती स्नैचिंग की घटनाओं को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री पर निशाना साधा। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, देश के गृह मंत्री जी गहने लाद कर निकलने वाला जुमला देते हैं, लेकिन ये तो उत्तर प्रदेश की महिलाओं को ही पता है कि उन्हें रोज किस तरह की चीजों से जूझना पड़ता है। इसलिए लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ जरूरी है, ताकि राजनीति में व सुरक्षा से जुड़ी नीतियां बनाने में महिलाओं की भागीदारी बढ़े। उत्तर प्रदेश विधानसभा की 403 सीटों पर 2022 की शुरुआत में चुनाव होना है। 2017 के चुनाव में भाजपा ने 39.67% वोट शेयर के साथ 312 सीटें जीती थी। इसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में एक मजबूत चुनावी प्रदर्शन देखने को मिला, जब भाजपा ने राज्य के 80 संसदीय क्षेत्रों में से 62 पर जीत हासिल की। प्रियंका गांधी की मायावती, अखिलेश और जयंत से मुलाकात से चढ़ा सियासी पारा, निकाले जा रहे हैं ये मायने। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के सियासी सरगर्मियों के बढ़ने के साथ ही साथ राजनीतिक गठजोड़ और सियासी समीकरण भी बदलता नजर आ रहा है। इसी कड़ी में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी बीते रविवार को अचानक दिल्ली में बीएसपी सुप्रीमो मायावती की मां रामरती को श्रद्धांजलि देने पहुंच गई। ऐसे में प्रियंका मायावती की मुलाकात के बाद सवाल खड़े होने लगे हैं कि क्या यूपी में गठबंधन का समीकरण बदलेगा। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के साथ हाल फिलहाल के दिनों में दो बड़े नेताओं के साथ अचानक एयरपोर्ट पर मिलना, मिलके मुस्कुरा देना, बात करना खास तरीके से हो रहा है। इस पहले भी अखिलेश यादव के साथ एक ही फ्लाइट में दिल्ली से लखनऊ लौटते समय उनकी एक फोटो बहुत ज्यादा वायरल हुई थी। हालांकि ऐसा मौका पहली बार नहीं है कि जब प्रियंका गांधी की किसी बड़े विपक्षी नेता के साथ मुलाकात हुई हो। कांग्रेस के प्रवक्ता अंशु अवस्थी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश पिछले 32 साल से गैर कांग्रेसी सरकारों में सभी दलों को देख चुका है। प्रदेश में जो भी आर्थिक विकास दर 1989 में 13% थी, वह घटकर आधे से नीचे चली गई है और उसका परिणाम ये हुआ कि प्रदेश में रोजगार खत्म हो गए। उन्होंने कहा कि सिर्फ जाति और धर्म की राजनीति करके प्रदेश को लूटते रहे और 2022 में उत्तर प्रदेश की जनता कांग्रेस को सरकार बनाने का मौका देना चाह रही है, क्योंकि भाजपा, सपा और बसपा के पास प्रदेश के लिए नीति और नियत नहीं है। बुलंदशहर में प्रियंका गांधी का बड़ा ऐलान, किसी से गठबंधन नहीं, अकेले लड़ेंगे चुनाव।
यूपी विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बुलंदशहर में बड़ा ऐलान किया। प्रियंका गांधी ने कहा कि कांग्रेस यूपी के विधानसभा चुनाव में किसी से भी गठबंधन नहीं करेगी और अकेले दम पर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि आजादी का मतलब सत्ताधारी दल नहीं जान सकते हैं। जिस देश को अपने बलिदान से नेहरू, पटेल समेत तमाम क्रांतिकारियों ने दिलाई थी आजादी, उसका मतलब सत्ताधारी दल भूल गए हैं। भाजपा को आजाद भारत की कमान बिना संघर्ष के मिली है। प्रियंका ने रविवार को अनूप शहर के डिग्री कॉलेज में प्रतिज्ञा सम्मेलन लक्ष्य 2022 की शुरुआत की, जिसमें 14 जिलों के हजारों पदाधिकारियों के साथ संवाद किया। प्रियंका गांधी ने कहा कि हमारे करो या मरो का नारा रहा है। आज एक बार फिर मैं आपसे यही नारा दोहराने को कहती हूँ। चुनाव में 3 महीने का ही वक्त रह गया है। ऐसे में बिना डरे संगठन को मजबूत करने और संगठन में कार्यकर्ताओं को बढ़ाने के कार्यक्रम में जुट जाओ। प्रियंका गांधी ने कांग्रेस पदाधिकारियों से कहा कि कांग्रेस अपने बूते ही सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जिसमें 40% सीटों पर टिकट महिलाओं को दिया जाएगा। इस दौरान प्रियंका गांधी ने विपक्षी दलों सपा और बसपा पर निशाना साधते हुए कहा है कि यूपी में जमीनी स्तर पर न सपा लड़ रही है और न बसपा, सिर्फ कांग्रेस लड़ रही है। पार्टी कार्यकर्ताओं की तारीफ करते हुए प्रियंका ने कहा कि कोरोना महामारी हो या कोई और आपदा, कांग्रेस कार्यकर्ता ही जनता की मदद करने में आगे रहे। प्रियंका गांधी ने भाजपा पर निशाना साधा और कहा कि जो आजादी के लिए नहीं लड़े वे आजादी का सम्मान नहीं कर सकते और वे आजादी की अहमियत नहीं समझ पा रहे हैं। मुस्लिमों पर जुल्म की इंतहा न होती तो यूपी आने का शौक नहीं था, योगी सरकार पर बरसे ओवैसी। यूपी के अलीगढ़ में जनसभा संबोधित करते हुए एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि यूपी आने का शौक नहीं था, अगर बुलाया ना होता तो आए ना होते। उन्होंने अल्पसंख्यकों से आह्वान करते हुए कहा कि जिस तरह दूसरे दलों ने जाति विशेष के लिए प्लेटफॉर्म बनाए हैं, उसी तरह उन्हें भी अपना राजनीतिक नेतृत्व तय करना चाहिए। अलीगढ़ के महेशपुर तिराहा पर आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए ओवैसी ने कहा, मैं उत्तर प्रदेश आया नहीं हूं बल्कि बुलाया गया हूं। उत्तर प्रदेश में मुसलमानों पर जुल्म की इंतहा न होती और यहां की सरकारें बिना भेदभाव सियासत कर रही होती तो मुझे यहां आने का कोई शौक नहीं था। मैं भी हैदराबाद के चबूतरों पर ईरानी चाय का लुत्फ उठाकर खुश रहता। अब मैं उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे भारत में घूम घूम कर मुसलमानों को एकत्रित करने का कार्य करूंगा। अपना राजनीतिक नेतृत्व बनाइए। ओवैसी ने आगे कहा, आप अपनी राजनीतिक नेतृत्व ऐसा बनाइए जैसे उत्तर प्रदेश में चौधरी चरण सिंह ने जाटों के लिए, मुलायम सिंह यादव ने यादवों के लिए, मायावती ने जाटुओं के लिए, बीजेपी ने स्वर्ण जाति के लिए और अनुप्रिया पटेल ने कुर्मियों के लिए राजनीतिक प्लेटफॉर्म बना दिया है। आपका बीजेपी पर हमला, बेरोजगारों पर लाठियां बरसाने वाले रोजगार रैली को बता रहे ड्रामा। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सबाजीत सिंह ने रविवार को योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थ सिंह पर तीखा हमला बोला। उन्होंने पार्टी के मुखिया एवं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की रोजगार रैली को ड्रामा बताने वाले बयान पर सिद्धार्थ नाथ सिंह के साथ पूरी सरकार को आड़े हाथों लिया है। कहा कि आपकी बढ़ती लोकप्रियता और बीजेपी के घटते जनाधार से डरकर बेरोजगारों पर लाठियां बरसाने वाले रोजगार रैली को ड्रामा बता रहे हैं। 28 नवंबर को आ रहे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, सबाजीत सिंह ने कहा कि रोजगार गारंटी रैली ऐतिहासिक होगी। इसकी घोषणा से ही बीजेपी की नींद उड़ गई है। उसे सत्ता से जाने का डर अभी से सताने लगा है। कुछ भी करके बीजेपी यूपी में केजरीवाल को रोकना चाहती है। इससे पहले उनके अयोध्या दौरे के दौरान भी बीजेपी ने ऐसी ही नाकाम कोशिश की थी। अब यूपी के बेरोजगारों की आवाज को मंच देने के लिए 28 नवंबर को रमाबाई अंबेडकर रैली मैदान में रोजगार रैली को संबोधित करने आ रहे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी की चिंता एक बार फिर से बढ़ा दी है। दरअसल आप ड्रामा नहीं बल्कि जमीन पर काम करती है। ड्रामा करने में तो बीजेपी नेताओं को महारत हासिल है। सरकार कभी अनाज के पैकेट बांटने का ड्रामा करके अपना प्रचार करती है तो कभी अभिभावकों के खाते में 1100 रुपए भेजकर इसे अपनी उपलब्धि के तौर पर प्रचारित करती है। इतने रुपए से एक बच्चे का ड्रेस, स्वेटर, जूता, मोजा और बस्ता कभी खरीदा ही नहीं जा सकता। यूपी में इस विभाग के 400 से ज्यादा लोगों को 25 करोड़ देगी योगी सरकार, जानिए कब मिलेगा चेक। होमगार्ड विभाग अब दिव्यांग और दिवंगत होमगार्डों के आश्रितों को 5-5 लाख रुपए देगा। विभाग ने प्रदेश भर से 400 पात्र होमगार्ड चिन्हित किए हैं। इनमें 40 दिव्यांग हैं, बाकी दिवंगत हैं। शासन ने विभाग को 25 करोड़ रुपए की अनुग्रही राशि दे दी है। विभाग के उच्च अधिकारियों ने 6 दिसंबर को होमगार्ड विभाग के 59वें स्थापना दिवस पर पात्रों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा ये चेक देने की अनुमति मांगी है। होमगार्ड मुख्यालय के अफसरों के मुताबिक बीते साल विभाग के 58वें स्थापना दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री ने दिवंगत और एक पूरा अंग दिव्यांग होने वाले जवानों को 5-5 लाख रुपए दिए जाने का ऐलान किया था।
इससे पहले दिवंगत जवानों को बीमा के जरिए आर्थिक मदद दिए जाने की व्यवस्था थी। डीआईजी रणजीत सिंह के मुताबिक इसका लाभ घर व ड्यूटी के दौरान दिवंगत हुए विभाग के हर जवान को मिलेगा। उसकी मौत चाहे बीमारी से हुई हो या हादसे से, पूर्ण दिव्यांग होने पर जवान को भी इसका लाभ मिलेगा। यूपी से 400 होमगार्डों के नाम चयन हुए हैं। इसमें दिव्यांग और दिवंगत दोनों शामिल हैं। कश्मीरी पंडितों की पीड़ा समझने वाले ने एक झटके में हटाया अनुच्छेद 370। सीएम योगी मुख्यमंत्री ने कहा कि 500 वर्षों तक राम मंदिर का आंदोलन चला है, हुक्मरानों तक इसकी आवाज नहीं पहुंची। कश्मीरी पंडितों की पीड़ा भी हुक्मरानों ने नहीं सुनी। जिन्होंने कश्मीरी पंडितों की पीड़ा को अपना समझा, उन्होंने एक झटके में 370 हटा दिया। मुख्यमंत्री ने विरोधी दलों को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि किस दल को मौका नहीं मिला है। सीएम योगी एनजीओ ब्राह्मण परिवार के 16वें स्थापना दिवस पर लखनऊ में कानपुर रोड पर आयोजित एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने कहा, जब हम ब्राह्मणों की बात करते हैं तो एक अवधारणा अपने आप सबके सामने आ जाती है। कश्मीर में मौका मिला लेकिन कुछ नहीं किया। इस सरकार को मौका मिला, मंदिर निर्माण शुरू हो गया, कश्मीर से 370 हटा दिया गया। उन्होंने कहा कि भारत तब महान बना था जब चाणक्य एक नई दिशा दे रहे थे। उत्तर प्रदेश 2022 विधानसभा चुनाव के करीब आते ही सियासी हलचल तेज होती जा रही है। किसी के लिए कुर्सी बचाने की चुनौती तो किसी के लिए कुर्सी पाने की चुनौती, वोट बैंक बनाने की चुनौती, जनता तक अपनी बात पहुंचाने की चुनौती, क्योंकि ये यूपी का चुनाव है। लखनऊ में जीत का मतलब दिल्ली की कुर्सी पर अपनी धाप बनाना। 5 साल पहले योगी को यूपी में सीएम की कुर्सी मिली थी। अब 5 साल बाद योगी को यूपी में सीएम की कुर्सी हासिल करनी है। सी वोटर सर्वे के अनुसार योगी अपनी पूरी ताकत से सत्ता में वापस आने की जुगत में लगे हुए हैं। इसी बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी सत्ता में पुनः अपनी सरकार बनाने के लिए कोई भी हथकंडा अपनाने को तैयार है। सपा, बसपा, कांग्रेस, बीजेपी लगातार एक दूसरे पर हमलावर हो रहे हैं। वहीं योगी की लोकप्रियता के सामने विरोधी कहीं टिकते नजर नहीं आ रहे हैं। वहीं आज हमने जनता की राय के अनुसार एक ओपिनियन पोल तैयार किया है। तो ये ओपिनियन पोल जनता की राय के अनुसार बनाया गया है। किसको मिलेगी यूपी की कुर्सी, कौन बैठेगा जीत की कुर्सी पर, सबसे बड़ा सवाल। आइए बात कर लेते हैं सीटों की, किसको कितनी सीटें मिल रही हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं बीजेपी की। तो बीजेपी को यहाँ पर 300 प्लस सीटें मिल रही हैं। बीजेपी यहाँ पर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर कर सामने आ सकती है। अब बात कर लेते हैं समाजवादी पार्टी की। तो समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 160 सीटें मिल रही है। बात कर लेते हैं बहुजन समाज पार्टी की। तो बहुजन के हिस्से में आ रही हैं 14 सीटें। वहीं कांग्रेस के खाते में आ रही हैं 12 सीटें। सी वोटर सर्वे के अनुसार ऐसा लग रहा है कि एक बार फिर से बीजेपी की सरकार उभर कर सामने आ सकती है। फिलहाल ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल आपकी क्या राय है, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। आपकी राय हमारे लिए बेहद जरूरी है। क्या लग रहा है आपको कि इस बार यूपी की कुर्सी पर कौन बैठेगा, कौन करेगा यूपी पर राज, सबसे बड़ा सवाल यही है। तो ये थी आज के 10 सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो जरूर कर दें। इससे हमें आपके लिए वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलता है। और आप न्यूज़ को कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट के माध्यम से बताना ना भूलें।